यूपीएससी ने आईएएस एंड आईएसएस के फॉर्म रिलीज कर दिए हैं, यानी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। तो ये भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तरह आईएएस आईपीएस की तरह ही बहुत ही लिक्रेटिव एंड हाईली रिस्पेक्टेबल जॉब्स है। लेकिन ये हमें टीवी के अंदर मीडिया पे ज़्यादा दिखते नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह के डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा लेते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में ज्वाइन होते हो तो आपको करना क्या होता है, आप किन किन जॉब प्रोफाइल्स में आप कौन कौन से पोस्ट पे बैठोगे, आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, उन सारी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स के अंडर वो काम करते हैं। इसी तरह से अगर हम इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की बात करें तो वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर वो आते हैं। ये दोनों सर्विसेज जो है वो सेंट्रल सर्विसेज होते हैं। यहाँ पे आपको सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के अंदर आपको काम करना होगा। दोनों ही सर्विसेज में आप लेवल 10 पे ज्वाइन होते हो जूनियर टाइम स्केल में, फिर प्रमोशन होता है सीनियर टाइम स्केल में, फिर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में। इसी तरह से आप लेवल 16 लेवल 17 तक आपकी प्रमोशन हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी आपको पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोअर ऑफिसर से डिप्टी अंडर सेक्रेटरी, फिर डिप्टी डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, फिर एडवाइज़र, फिर आप चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र तक आप पहुँचते हो। मनमोहन सिंह जी भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुके हैं, हालांकि वो बात अलग है कि वो आईईएस नहीं थे। इसी तरह से अगर हम इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे भी आप जूनियर रिसर्च ऑफिसर से आप चीफ एडवाइज़र तक पहुँचते हो। तो बहुत ही अच्छी सर्विसेज है। अब सवाल रहता है कि इन सर्विसेज में रोल क्या रहता है, आईएएस ऑफिसर क्या काम करते हैं और आईएएस ऑफिसर क्या काम करते हैं। तो जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो बेसिकली इकोनॉमिक एडवाइज़र्स होते हैं, जो इकोनॉमिक डाटा को एनालाइज करते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं, और इन्हीं के रिसर्च पे, इन्हीं के इकोनॉमिक एडवाइस पे हमारा बजट बनता है। तो बेसिकली वो जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इंडिया के अंदर बनते हैं तो उनमें इन्हीं आईएएस ऑफिसर्स का योगदान होता है। इसी तरह से अगर हम स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की बात करें तो उनका काम रहता है डाटा कलेक्ट करना, डाटा को एनालाइज करना। तो क्योंकि जितने भी पॉलिसीज़ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बनते हैं तो वहाँ पे पहले डाटा को एनालाइज किया जाता है। वहाँ पे देखा जाता है कि किस क्षेत्र में या किस रीजन में कितने पॉपुलेशन है, किस चीज़ की कमी है। अगर हम कुछ रिलीफ पहुंचाना चाहे या सब्सिडी पहुंचाना चाहे तो कितना देना पड़ेगा, उन सब का कैलकुलेशन जो है वो यही आईएएस ऑफिसर्स करते हैं। तो पूरा जो स्टैटिस्टिकल डाटा जो है वो यही जो है एनालाइज करते हैं और इसी के पे जो है पॉलिसीज़ बनती है। अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका फॉर्म जो है 12 फरवरी को निकल गया था और 4 मार्च को इसकी लास्ट डेट है। और उस दिन 6 बजे जो है ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। और इसकी जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो रखी है 20 जून को, और ये 3 दिन का पेपर होता है। तो 20, 21 और 22 जून को इसका पेपर होगा। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। इसमें सबसे पहले नेशनलिटी की बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स आपका इंडियन सिटीज़न होना चाहिए इसके लिए। नेपाल और भूटान, तिब्बतियन रिफ्यूजीज़ ये भी भर सकते हैं और एनआरआई भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो फॉरेन में रहते हैं वो भी आके यहाँ पे भर सकते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जर्नल के लिए मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स का होना चाहिए 1 अगस्त 2025 तक। मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स।
एससी और एसटी को यहाँ पे 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। इसी तरह से हम ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 3 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। और अगर हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी वालों की बात करें तो यहाँ पे जो है उनको 10 साल की रिलैक्सेशन मिल जाती है। इसी तरह से अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट का होना ज़रूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है किस में? इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में या इकोनोमेट्रिक्स में। इन चारों में से आप किसी भी सब्जेक्ट में आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप जो है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री ही काफ़ी है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स डिग्री काफ़ी है। बैचलर्स डिग्री भी किस में? स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का फॉर्म भर सकते हो। इसी तरह से अगर हम फ़ी की बात करें तो यहाँ पे फ़ीमेल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए बिल्कुल फ्री है यहाँ पे। लेकिन दूसरे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे मात्र 200 रुपये का फ़ी रखी है, जो आप एम पे वगैरह यूज़ करके या डिजिटल पे यूज़ करके यूपीआई करके आप पे कर सकते हो। अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए 12 पोस्ट है और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए यहाँ पे 35 पोस्ट है। उस 35 में से भी 4 जो है वो बेंचमार्क पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए रिजर्व है। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे प्री का एग्ज़ाम नहीं होता लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जहाँ पे प्री मेंस फिर इंटरव्यू होता है। यहाँ पे सिर्फ मेंस का एग्ज़ाम होगा फिर उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। यहाँ पे प्री नहीं होता है। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है यूपीएससी के सिविल सर्विसेज की बात करें तो वो प्री के अंदर ही रह जाता है क्योंकि उसमें जो है CSET वो क्वालिफाई नहीं कर पाते या किसी कारण जो है वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो वहाँ पे वो बहुत सारे बच्चे जो है वो पहले ही राउंड में प्री में ही निकल जाते हैं बाहर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो, मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो, फिर उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा या वाइवा होगा, आपका इंटरव्यू होगा। तो मेंस का जो पेपर होता है वो 1000 मार्क्स का होता है और वाइवा या पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। अगर हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की बात करें तो यहाँ पे जर्नल इंग्लिश का होगा 100 मार्क्स का, जनरल स्टडीज़ का होगा 100 मार्क्स का, जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट, जनरल इकोनॉमिक्स सेकंड, जनरल इकोनॉमिक्स थर्ड, फिर आता है इंडियन इकोनॉमिक्स। ये सारे 200 मार्क्स का है। तो 3-3 घंटे का पेपर होता है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ये 3 दिन का पेपर होता है। हर दिन जो जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ जो है वो एक दिन में होगा मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। इसी तरह से इकोनॉमिक्स फर्स्ट और सेकंड का एक दिन में होगा मॉर्निंग एंड इवनिंग में। इसी तरह से इकोनॉमिक्स थर्ड और इंडियन इकोनॉमिक्स ये भी एक दिन में होगा मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। तो ये 3 दिन का पेपर चलेगा और हर पेपर के लिए आपको 3 आवर्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडी 100 मार्क्स का होता है, बाकी 200 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे टोटल जो है 1000 मार्क्स का पेपर होता है और ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पेपर होता है, आपको इसमें लिखना है। इसी तरह से अगर हम इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे फिर से वही पैटर्न है, 1000 मार्क्स का पेपर होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे चेंज है कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स 1 एंड स्टैटिस्टिक्स 2, यहाँ पे इन दोनों का पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। 80 मार्क्स के क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो ये 200 मार्क्स के क्वेश्चन, 200 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ यही चेंज है कि स्टैटिस्टिक्स 1 एंड स्टैटिस्टिक्स 2 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, बाकी सारे सब्जेक्टिव टाइप के पेपर होंगे। एग्ज़ाम सेंटर्स की अगर बात करें तो इंडिया के मेजर सिटीज़ में इसका एग्ज़ाम हो जाता है, जैसे इलाहाबाद, जम्मू, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ, यहाँ पे भोपाल, मुंबई, शिमला, हैदराबाद,
जयपुर, इन सब में इसका एग्ज़ाम हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट होता है, तो यहाँ पे जितना आप जल्दी फॉर्म भरोगे उतना ही आपको वही सेंटर मिलने का चांस रहता है। तो जितना हो सके जल्दी से फॉर्म भरिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए। कोई अगर भरने वाला हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये फॉर्म मिस ना हो। फ़ोटो को लेके इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज में क्लियर इंस्ट्रक्शन था, यहाँ पे भी वही चीज़ रिपीट किया हुआ है। फ़ोटो जो आप अपलोड करोगे उस पर आपका नेम, डेट, ईयर सारा कुछ मेंशन होना चाहिए और जो आपका फेस होगा वो 3/4 हिस्से में, फ़ोटोग्राफ के 3/4 हिस्से में आनी चाहिए। और फ़ोटो जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के निकलने से 10 दिन पहले की नहीं होनी चाहिए, 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी फॉर्म निकला था 12 फरवरी को, तो 2 फरवरी से पहले की नहीं होनी चाहिए, उसके बाद की फ़ोटो होनी चाहिए। तो लास्ट में हम बात करेंगे कि इस फॉर्म को भरना कैसे। तो आपको सिंपली यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहले आपको upsc.gov.in ये कमीशन वेबसाइट है, इस पे आपको जाना है। फिर सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। ये प्रोसेस जो है वो यूपीएससी हर एग्ज़ाम के लिए सेम रखता है। तो आपका अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो आप उसी इसका यूज़ करके, क्रेडेंशियल का यूज़ करके आप दूसरे बाकी एग्ज़ाम आप दे सकते हो। आपको बार बार रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो है आपको upsconline.gov.in पे जाना है, फिर अपना फॉर्म भर देना है। इस बार जब सिविल सर्विसेज का पेपर निकला था तो काफ़ी कंफ्यूजिंग था और एस्पिरेंट के काफ़ी क्यूरीज के बाद जो है यूपीएससी ने उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दिया था। क्योंकि पहले क्या होता था, जो ओटीआर है वो लाइफ टाइम में सिर्फ हम एक बार ही चेंज कर सकते थे, लेकिन अभी उन्होंने उसको एडिटेबल बनाया है फाइनल सबमिशन तक। जब तक फॉर्म रहेगा, यानी 4 मार्च तक जो है फॉर्म ओपन रहेगा, तब तक आप जो है ओटीआर में चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद भी 7 दिन की करेक्शन विंडो खुल जाती है, उसमें भी आप ओटीआर को चेंज कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर देते हो तो उसके बाद जो है फॉर्म के क्लोज होने के बाद 5 मार्च से जो है वो करेक्शन विंडो खुलेगी। तो आप उसमें जो है अपने फॉर्म में अगर गलती हुआ है तो आप उसको भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें कही है कि आप जो है अगर आपने ओटीआर में कुछ गलती कर दी है तो आप अपना नेम चेंज कर सकते हो, जेंडर चेंज कर सकते हो, माइनॉरिटी स्टेटस चेंज कर सकते हो और क्लास 10th की रोल नंबर को आप चेंज कर सकते हो। लेकिन आप जो है अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम ये चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का मैं आपको बता दूं, अगर आपका मोबाइल नंबर जैसे किसी का फ़ोन खो जाता है या नंबर चेंज कर लेता है या नंबर खो जाता है किसी कारण से, तो आप जो है अपने फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हो। अगर एक चीज़ का एक्सेस ख़त्म हो जाता है, मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर खो गया है, तो आप अपनी ईमेल आईडी के से अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। ईमेल आईडी पे आपकी ओटीपी आएगी तो आप अपना वहाँ से मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपकी ईमेल आईडी फॉर एग्ज़ाम्पल आप भूल जाते हो या किसी तरह से आप वो एक्सेस खो देते हो, तो आप अपने मोबाइल नंबर यूज़ करके वहाँ पे ओटीपी आएगी तो आप अपनी ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो। अगर आप दोनों का एक्सेस खो देते हो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों का एक्सेस खो देते हो, तब आपने क्या करना है, उनको इस ईमेल आईडी पे OTR upsc@gov.in, तो आपने यहाँ पे उनको एक ईमेल आईडी भेजनी है और ये मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और एक अंडरटेकिंग लिख के उनको मेल कर देना है। तब जाके आप अपनी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हो।